करे या कोई न योग करे, पठन पाठन के अतिरिक्त है मिलते काम कही, पढ़ाए या सरकार के कार्यों में सहयोग करे। एक लोग की गतिविधि की है, रेस्पिरेशन आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। क्वेश्चन, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, हार्ट अटैक हो गया और श्वास का फिर और 3 बार आतिश करवाया और एक बार मुंह से श्वसन दिए, इसके बाद फिर 3 बार दबाया, बंद कर दिए, गेट बंद कर, गेट चालू, गेट तो हो गया गेट। तो ये गतिविधि के माध्यम से हम लोगों ने श्वसन या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन किए हैं। और ये बच्चा जो है इस गतिविधि में क्या बताना चाह रहे हैं कि क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए रहे थे। हम सब अक्सर पार्टी हैं या एक व्यक्ति देखता है, आप जो करते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं और इंस्ट्रक्शन दे करके आगे लोग सीखते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन बंद हो गया अपने व्यक्ति का पूरा चालू हो गया, जिससे जीवित हो लगभग मरने वाला था। तो ये गतिविधि जो है पीयर इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, पीयर इंस्ट्रक्शनल टीचिंग मेथड भी बहुत ही उम्दा किस्म का लर्निंग है, क्योंकि तो जो चीज़ें टीचर बताते हैं और बच्चे सीखते नहीं है, अगर पीयर की भी लर्निंग किया जाए, पीयर इंस्ट्रक्शन नहीं दे, पीयर के माध्यम से एक्टिविटी करवाया जाए तो लर्निंग बहुत कम समय में अच्छी होती है। शिक्षण पद्धति जो है उसका लाभ जो है शिक्षण पद्धति का लाभ प्रैक्टिकल करके बच्चे प्रयोग करके एक चैलेंज भी इसमें है। इस एक्टिविटी का चैलेंज क्या है कि कुछ लोग जो है ना ये एक्टिविटी करने के तैयार नहीं है, यदि आगे में लोग तैयार नहीं हो पा रहे तो उन्हें फसल में नहीं हो जाए मार दे। कुछ लोग या कुछ छात्र ये गतिविधि करने को तैयार नहीं होते, अनुभव किया। ये हिंदी शिक्षिका है जो अपने क्लास में बच्चों को रोल प्ले के मेथड से पाठ को अच्छी तरह से विजुअलाइज करने का प्रयास कर रही है। मैडम इस कहानी है बल्ली की कहानी है। बल्ली जो और दरवाजे के पास खड़े रहते बात अपनी लेने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बाकी लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, जब बाहर करते हुए जब देख रहे हो आप तो आपको क्या दिखाई देगा, मतलब बाहर के चीज़ों को भी रिवाइज करें और यहाँ देखने की कोशिश करें कि बाहर आपको कैसा दे रहा है बल्ली के माध्यम से। अब मैं एडिटर में हमारे टीचर से वही खास का रोल करेंगे, तो वो दिखाएंगे कि बाहर का चीज़ कैसा दिखाई देगा। ये हिंदी का पाठ है, ये हिंदी का पाठ है और इसके माध्यम से चीजों को विजुअलाइज करने का प्रयास किया जाए। कबाड़ी वाला रद्दी है, रद्दी दे दीजिए, कटे फटे कपड़े दे दीजिए, कबाड़ी वाला धन्यवाद। आगे तरबूज वाला, कबाड़ी वाला। नेक्स्ट झाड़ू दे रही है, सफाई का कार्य
सफाई के महत्व को बता रहे हैं। क्या लचकदार एक्टर के साथ मटका को लिए चल रहे हैं। चलिए, और इस प्रकार से हिंदी की शिक्षिका ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि किस प्रकार से हम लोग बाहरी चीज़ों को अनुभव करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और इसे रोल प्ले के मेथड से अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। तो हिंदी शिक्षिका को मैं दूंगा माइक और उनसे आग्रह करूंगा कि ये बच्चों से पूछें कि उन्हें कैसा लगा, कैसे वो विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को। चलिए, अब आपसे भी बताइए जैसे आपने कुछ किया, आपको ये कैसा लगा? अभी जो बच्चों ने करके दिखाया आपको वो कैसा लगा? कबाड़ी वाली भी तो कबाड़ी वाला जाना वाला है तो वहाँ वाली भी तो हो सकती है, वाला होगा और उसके बाद ये दोनों में डिफरेंस पाएगा। आजकल तो पुरुष और महिलाएं भी ठेला ठोली चलाते हैं, तो केवल तरबूज वाला हो सकता है, तरबूज वाली क्यों नहीं हो सकती है। और मैडम जैसा कि तरबूज है तो ये लगता है कि तमिलनाडु समुद्र के किनारे है और ये तमिलनाडु से संबंधित एक तरबूज वाला है और वाली भी हो सकता है। बंदी ऐसा कर ही कैसे सकती है कि वो अपने दरवाजे के बाहर हमेशा खड़ी रहती है और बार बार देखती रहती है। मेरे घर वाले तो ऐसा मानेंगे ही नहीं कि मैं घर के बाहर ऐसी खड़ी रहूँ और दिन भर बाहर की तरफ देखती रहूँ। तो ऐसा ये चीज़ सिचुएशन आएगा नहीं सोचने की वो प्रेजेंटेशन वहाँ पे की जा रही है कि बच्चा इतना फ्री है और दिन भर घर के बाहर खड़े होकर क्यों देख रहा है। तो ऐसा क्यों है, मेरे घर के लोग तो डांटने लगेंगे इसके लिए कि दिन भर घर के बाहर क्यों खड़े हो। मुझे तो घर के दरवाजे के पास ही बैठ करके दिन भर झाँकते रहने मन करता है। हम तो झाड़ू लेकर के भी कभी बिना कुछ काम के भी बहाना बना करके भी बाहर निकल जाते हैं दिन भर में 10 बार कम से कम रोड तरफ झाँकने के लिए। इंग्लिश टीचर मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बस की शायद इंग्लिश का एक चैप्टर मैडम लाइक द बस, जो इंग्लिश के टीचर होंगे वो जान रहे हैं। इसमें एक्चुअली में ये स्टोरी एक बदली से ही होती है जो घर के बाहर झाँककर मतलब घर के बाहर का दृश्य देखती है, लेकिन उसका जो मेन रीजन बाहर देखने था वो ये था कि वो बस में सैर करना चाहती थी। रोज बस वहाँ से आती थी जाती थी और उस बस में उसका सैर करने का मन था। शायद यहाँ जो इंग्लिश के टीचर होंगे उनको ये स्टोरी वो है विजुअलाइजेशन, चीजों को जीवंत माध्यम से समझना, चीजों को जीवंत माध्यम से एक्टिव होकर के लाइव होकर के समझना। जहां तक स्ट्रेटेजीज की बात है तो हमारी स्ट्रेटेजीज यहाँ पर रहेगी कि हम सर्वप्रथम बच्चों को ग्रुपिंग करें। देखिए, समूह विभाजन करके और साथ ही साथ उनके विचारों को महत्व देकर हम ये पाठ को समझा सकते हैं। विचारों को महत्व देना, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम सभी के विचारों को महत्व देना हमारी प्रधानता होनी चाहिए और समूह विभाजन करके और साथ ही साथ उनके विचारों को महत्व देना ये हमारी रणनीति होगी। As far as the advantage of this teaching methodology is concerned, तो मैं कहना चाहूँगा कि इस शिक्षण पद्धति के माध्यम से बच्चे चीजों को ज्यादा विजुअलाइज होकर समझेंगे। कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है आउटकम से। यहाँ पर देखिए सर, शिक्षण पद्धति का लाभ में कि मनोरंजन पूर्ण तरीके से और साथ ही साथ
चीजों को सीखना, अधिगम करना। जहां तक चैलेंज की बात है तो इसमें अनेक चैलेंजेस सामने आ रही है, जैसे कि सभी बच्चे वल्ली के कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ का ये कहना है कि हमें इतनी फ्रीडम नहीं है कि हम बाहर जा करके चीजों को देखें, हमारे पेरेंट्स हमें बाइंड भी करते हैं। तो चुनौतियां में लिखिए कि प्रत्येक के विचार को डील करना, अर्थात उनको हाउ टू एड्रेस, प्रत्येक के विचार को सकारात्मक ढंग से संबोधित करना, एड्रेस करना, हाउ टू एड्रेस इट। मेरा बच्चों का लक्ष्य क्या है, उसका फायदा क्या होता है, लक्ष्य को व्यवहार दिलाएगा। लक्ष्य मेरा इंजीनियरिंग करना है या मैं मेडिकल करना है, एकदम व्यवहार के लिए इससे बच्चों को लाभ होगा। दूसरा है समझ, समझ। अगर हमारा मेंबर्स है, अगर हम लोग जान जाए कि भय दंड क्या है, इसका पूरा प्रभाव क्या है, उससे क्या होगा कि हम समझते ही उस दंड भय के वातावरण को जाने जा सकते। इसके बाद ये हमारा है अधिगम की समझ, लर्निंग का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। अगर हमें समय आ जाएगा समझ में कि बच्चे सीखते कैसे हैं, तो बच्चे का अधिगम लेवल जो है ना, लर्निंग लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। बच्चे जहाँ 10% में थे वो 15% इस तरह से उनका लर्निंग लेवल। अगला हमारा पॉइंट प्रोसेस में है कला और खेल कूद आधारित शिक्षण, आर्ट एंड स्पोर्ट्स बेस्ड टीचिंग। देखिए आजकल एमपी में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आर्ट एंड स्पोर्ट्स बेस्ड टीचिंग। तो इसमें हमें क्या करना होगा, क्या फायदा होने वाला है इसमें कि बच्चों में ना रुचि का विकास होगा। बच्चे जो है ना इंटरेस्ट ले लेते हैं टॉपिक पर, विषय पर, तो जैसे ही हम चैप्टर को, विषय को, खेल और कला से जोड़ते हैं तो उनके अंदर रुचि का विकास हो जाएगा। उसके बाद हमारा है गतिविधि आधारित, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते वक्त हमें एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्व करना जरूरी है बच्चों को। जैसे मैंने अपना प्रेजेंटेशन एक्टिविटी के साथ किया था, तो जैसे कोई चैप्टर पढ़ाएंगे तो गतिविधि से स्टार्ट करेंगे तो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट जो है ना बढ़ेगा, वह बच्चों में सहभागिता वृद्धि होगी। अगला हमारा पॉइंट है चीज लेवल आधारित शिक्षण। जब भी हम जानते हैं क्लास में तो हर हालत में हमें CLM के साथ जाना, खाली हाथ नहीं जाना। जैसे डॉक्टर जाता है ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में, उसके साथ में क्या बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो टीचर को भी CLM जो है उसका इंस्ट्रूमेंट्स है साथ में रखेंगे, जिसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि बच्चे जो है ना विषय वस्तु को, कंटेंट को समझ पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो प्रश्न जरूर पूछिए। इतने सारे प्रक्रिया बताया, इतने सारे इसका इफेक्ट बताया, तो कोई सवाल हो किसी भी ग्रुप के मेंबर से प्लीज रेज क्वेश्चन। कोई सवाल है इतना सारे पॉइंट्स को? अगर कोई सवाल नहीं, देखिए बच्चों को यदि स्कूली प्रक्रिया में, स्कूली प्रोसेस में जोड़ा जाएगा तो उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, है ना। वाई टू इन्वॉल्व ऑल ऑफ देम। पहला है कि पार्टिसिपेशन, सहभागिता को प्रदर्शित करना, सुनिश्चित करना। एसेंस में हम कह सकते हैं कि उनकी सहभागिता सुनिश्चित होगी। दूसरा है कि समावेशी शिक्षा, हम जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हों या अन्य बच्चे हों, नॉर्मल बच्चे हों, सभी को हम एक साथ स्कूली प्रक्रिया के साथ जोड़कर भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तीसरा है सर्वांगीण विकास, जिसे हम ऑल राउंड डेवलपमेंट कहेंगे। ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चों का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब सभी उस प्रक्रिया के साथ, अधिगम प्रोसेस के साथ, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ जुड़े, तलमेटा के साथ जुड़े। चौथा है जो कि बहुत ही जरूरी है, हमारे संविधान में लोकतंत्र की बात होती है, लोकतांत्रिक गुणों के विकास की बात होती है, जो तभी संभव है यदि स्कूली प्रोसेस में सभी को इन्वॉल्व किया जाएगा।
नेक्स्ट है सामंजस्यता की भावना, है ना, वाई टू इन्वॉल्व ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूलिंग प्रोसेस, ताकि हम उनमें एक सामंजस्यता की भावना पैदा कर सकें, एक उनमें सकारात्मक सोच को विकसित कर सकें, उनमें एक एकता की भावना विकसित कर सकें। अगला है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण समाज की आवश्यकता है, ये हम सभी अवगत हैं। और सामाजिकरण बच्चों का कहीं ना कहीं स्कूली शिक्षा उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है, और इस हेतु हमें स्कूली प्रक्रिया में सभी बच्चों को इन्वॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है कि सामूहिकता का विकास, है ना, डेवलपमेंट ऑफ कह सकते हैं यूनिटी, इन द सेंस ऑफ यूनिटी। तो समाज में एकता तभी संभव है जब हम स्कूली मंच के माध्यम से बच्चों में ये भावना पैदा करें, और ये तभी है जब हम सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव का स्कूली प्रक्रिया के साथ, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ उन्हें समाहित करें, उन्हें जोड़ें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस शारीरिक एवं मानसिक विकास में बदलाव देखने को मिलता है, जो यह प्राकृतिक स्वभाव के कारण होता है। बच्चियों में हार्मोन स्रावित होने की उम्र अवस्था 11 साल में ही शुरू हो जाता है, जिससे मासिक पीरियड शुरू हो जाता है। इससे बच्चियों को डर और भय नहीं होना चाहिए। इस विषय पर शिक्षक के माध्यम से इसकी जानकारी हासिल की जाए। बच्चियों में 14 वर्ष बच्चे में 14 वर्ष की उम्र में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होने से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। दंड भय का प्रभाव, डर एवं दंड के माहौल के कारण अक्सर छात्र विद्यालय जाना छोड़ देते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति और नशा का शिकार हो जाता है। जिससे शिक्षक से भय होता है, उसकी घंटी में बिना अनुमति के छुट्टी लेकर भाग जाते हैं। अभिभावकों और शिक्षकों के सामने पेट दर्द या सर दर्द का बहाना बनाकर विद्यालय नहीं आते हैं, विद्यालय से चले जाते हैं। हमें होनी चाहिए। दूसरा, अच्छे सवाल में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जिससे आकलन हमारा अर्थपूर्ण हो सके। जिस आकलन के लिए हम प्रश्न कर रहे हैं उसका सही से निर्णय और विचार निकल कर आए। तीसरी बिंदु है हमारी, बहुत अधिक लंबा सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लंबे सवाल होते हैं तो शायद लोगों को समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जो हमारा आकलन सही से अर्थपूर्ण करने में दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सवाल हमारा ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। चौथा बिंदु जो हमारे सामने निकल करके आया है कि सवाल कैसे होने चाहिए, तो चौथा बिंदु है प्रश्न हमारे ऐसे होने चाहिए जो वास्तविकता को प्रमाणित करें। ऐसा न हो कि हम कुछ भी सवाल पूछे, उसमें वास्तविकता होना अनिवार्य तथ्य है। नेक्स्ट है हमारा सवाल कैसा होना चाहिए, तो कोई भी सवाल एक अर्थपूर्ण प्रवृत्ति से परिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि सवाल अर्थपूर्ण और उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सवाल कैसा होना चाहिए, तो सवाल हमारा समस्या का समाधान करने योग्य होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा सवाल करते हैं जिसका कोई समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता, तो वो सवाल हमारा व्यर्थ और बेकार चला जाएगा। साथ ही साथ हमारा है कि सवाल कैसी होनी चाहिए, तो सवाल होने से पहले हमें परिस्थितियों का, समय का और नई नई कंडीशन स्थितियों को ध्यान में रख करके ही बनाया जाना चाहिए, यानी कि सवाल हमारा परिस्थिति और समय के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि सवाल ऐसा होना चाहिए जिससे हम आर्थिक रूप, राजनीतिक और सांस्कृतिक सारे तथ्यों से कनेक्टेड और जुड़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ सवाल कैसा होना चाहिए, तो सवाल हमारा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होना चाहिए, जिससे आकलन करने में, हमारा रिजल्ट निकलने में आसानी हो और तर्कपूर्ण और सही रिजल्ट निकल सके, क्योंकि सवाल से ही समाधान होगा, और जहाँ समाधान है वहाँ विकास है। धन्यवाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वर्णन है, और उस पाठ्य पुस्तक में हमें जो संविधान की प्रस्तावना के रूप में मिला है कि हम भारत के लोग, तो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ये प्रकट होता है। जहाँ से हम किसी विद्यालय में एंट्री करते हैं, तो वहाँ जस्ट लाइक हमारा
एक इसका तुलना कर सकते हैं कि भारत के जितने भी ट्रेन चलती है उसका जनरल बोगी से, जनरल बोगी को कहा जाता है कि भारत दर्शन बोगी। उसमें भारत के जितने राज्य हैं, जितने धर्म हैं और जितने प्रकार के कलर होते हैं मनुष्य में, वो सारे प्रकार की चीजें वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से अपना विद्यालय, जहाँ हम भारत के लोग, तो हम की भावना जहाँ प्रकट होती है, वहाँ पर आपको विद्यालय में स्पष्ट रूप से देखने मिलेगा। वहाँ एक अमीर का बच्चा भी पढ़ रहा होता है और गरीब का भी बच्चा पढ़ रहा होता है और एक साथ दोनों शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये हमारा संविधान ही हमें इस अधिकार को प्रदान करता है। दूसरा जो संविधान की प्रस्तावना है कि प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न मतलब अपनी उसमें प्रभुता होनी चाहिए। तो विद्यालय जरूर हक से हम भी शिक्षक बोलते हैं कि ये मेरा विद्यालय है, और इससे कई गुना जो है प्रेम बच्चों को होता है कि ये मेरा स्कूल है, मैं इसमें पढ़ता भी हूँ और साथ साथ खेलता भी हूँ। यहाँ पर भी शिक्षा के प्रभाव को प्रकट करता है। तीसरा जो इसमें संविधान के प्रस्तावना में है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो बाल संसद के माध्यम से हम लोग राजनीतिक न्याय की दिशा में एक पहल भी करते हैं और सामाजिक, आर्थिक जो आपका न्याय है वो परोक्ष रूप से हमारे संविधान प्रकट करता है, प्रदान करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 300A में चला गया है, अब जो 30A में चला गया है, जो कि आपको संपत्ति अधिग्रहण करने का अधिकार सीमित रूप में देता है। इसका हम लोग जितने कर्मचारीगण यहाँ पर शिक्षक बंधु हैं वो भी जानते हैं कि एक सीमा के बाद हम लोग को भी टैक्स चुकाना पड़ता है, परंतु बच्चों को ये शिक्षा तो जरूर मिलती है कि संपत्ति अर्जन करने का अधिकार हमें संविधान देता है। और तब अधिकार ये मिलेगा जब हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे रोजगार पर जो चीजों में हम संलग्न होंगे। अगला जो हमारा यह जो है प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता देता है। यहाँ पर कोई बच्चा गरीब हो या अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्यालय में छात्र एक हैं और शिक्षक भी उसके एक ही होते हैं, तो यहाँ पर अवसर की भी क्षमता होती है। कोई भी बच्चे से आप प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी बच्चे को आप पढ़ा भी रहे हैं तो उससे आप पूछ सकते हैं, आपको भी प्रश्न पूछ सकता है छात्र। तो अवसर की क्षमता या बराबर की भावना होती है, जो कि नई शिक्षा नीति के तहत भी आपको यहाँ पर देखने को प्रकट होगा कि नई, भले ही हमारा संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ या हमने अपनाया उसको, लेकिन आज भी उससे बाहर हम शिक्षा नीति नहीं ले पाए। आज भी हमें अपने संविधान की सार्थकता को प्रकट करता है। और अगली है व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा तब बढ़ेगी तो व्यक्ति शिक्षित होगा, गरिमा का सब मतलब समझेगा। तो व्यक्ति गरिमा में तब होगा जब वो विद्यालय जाएगा और बच्चे जब पढ़ेंगे और शिक्षक उन्हें पढ़ाएंगे। अगला उसमें है कि हमारा राष्ट्र की एकता और अखंडता। शिक्षित व्यक्ति समझ सकता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या चीज होती है। वैसे तो हमारे देश में आजादी उन लोगों के भीड़ तंत्र के द्वारा मिला जो कि कम शिक्षित थे, परंतु उनमें एक जरूर भावना थी कि हम लोग एक हैं और एक रहेंगे, तभी हमें आजादी मिली। और उसी रूप में बढ़ करके आज हम जो एकता और अखंडता की बात करते हैं, तो किसी भी विद्यालय में आप जाते हैं तो एक वर्ग में कुछ उदंड बच्चे भी रहते हैं, कुछ अच्छे बच्चे भी रहते हैं, कुछ क्रूर भी बच्चे रहते हैं, कुछ तेज भी बच्चे रहते हैं। तो उनमें सामंजस्यता स्थापित करते हुए, एकता स्थापित करते हुए और अखंडता स्थापित करते हुए हम लोग क्लास लेते हैं। परंतु यहाँ पर जो एक हमें दिखाई देता है कि कक्षाओं को खंड किया जाता है, आप सेक्शन में बांटते हैं। हो सकता है कि आप उस सेक्शन में क्लास टीचर नहीं हो, परंतु आपको पढ़ाने का तो मौका मिलता ही है, तो आप वहाँ पर भी जाकर के इस चीज को कर सकते हैं। अगला है बंधुता। तो बंधुता छात्र और एकता, छात्र और शिक्षक के जैसा कोई बंधु तो बढ़िया हो ही नहीं सकता यदि दोनों में एक भावना हो। तो छात्र
ये हमें संविधान दर्शन देता है और इस दर्शन के माध्यम से हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और आप को लागू भी किया जा चुका है और उस बात से इसको देखा, इसीलिए आपके प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में आपके संविधान के प्रस्तावना का वर्णन है। धन्यवाद ग्रुप 4 की तरफ से। यदि आप लोग आज पढ़ेंगे तो ये उन्नयन कार्यक्रम में हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग जितना प्रयास करते उत्तम है, क्योंकि शिक्षा जितना आगे बढ़ेगा हमारा देश उतना ही आगे बढ़ेगा। जिस तरह से एक बच्चा जब स्कूल जा रहा है, उसके बेटा माता उसके एक माता के दोनों पुत्र और पुत्री जब स्कूल जा रहे हैं, जिसमें एक का नाम अबील है और एक का नाम खगिया है, सॉरी हमर सोना हमर बेटा, मतलब सोना कहा जाता है यहाँ पर बेटी को और बेटा बेटा है। तो अपने खगिया और अबील जो दोस्ती है उसको कह रही है कि सुन के अबील सुन के खगिया ऊंच दर्जा आते थे, हमर सोना हमर बेटा आज पढ़ेंगे। अभी हम कुछ यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, शिक्षकों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यूनियन प्रशिक्षण क्या है और इस प्रशिक्षण के माध्यम से इन्होंने क्या सीखा है और आने वाले समय में जो ये स्कूल में जाएंगे जब, तो क्या बच्चों को लाभान्वित करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि बताएं कि यूनियन प्रशिक्षण क्या है। उन्नयन प्रशिक्षण जो है माध्यमिक शिक्षकों के लिए बेहतरीन प्रशिक्षण बनाया गया है। इसमें शिक्षा के विषय में समझ विकसित हुआ, इसके साथ साथ हमें किशोरावस्था को समझने में काफ़ी मिली। किशोरावस्था क्या पीरियड में क्या क्या चैलेंजेस है हमें समझने का अवसर मिला। साथ साथ ये भी मालूम चला कि सेकेंडरी स्टेज पर हमें किस विषय को किस तरीके से पढ़ाया जाए, इसकी समझ हम लोगों को विकसित हुआ इस प्रशिक्षण में। और साथ साथ इस प्रशिक्षण में भी हमें लाभ मिल रहा है कि हमें भयमुक्त वातावरण कैसे बनाए, क्योंकि विद्यालय में बच्चों के बीच अभी भय का वातावरण है, इसे हर हालत में हमें मिटाना है। और इस प्रशिक्षण जो है हम सभी शिक्षक जो है यहाँ से जा रहे हैं तो अपने विद्यालय में से अवश्य लागू करेंगे और मैं समझता हूँ कि कुछ देने के बाद ही इसका लाभ दिखेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका लाभ दिखेगा और आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं, जो भविष्य है देश के, उन्हें कुछ न कुछ बेहतर मिलेगा ताकि वो अपने बेहतर मुकाम को हासिल कर सके। अब हम अन्य शिक्षिकाओं के पास हम जाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्नयन प्रशिक्षण के माध्यम से आपने क्या सीखा और आने वाले समय में हमारे बच्चे जो होते हैं स्कूल के बच्चे जो हैं उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे। सर, ये जो उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से PGT शिक्षकों के लिए था और ये हम जो शिक्षक हैं हम एक ऐसे ग्रुप को पढ़ाते हैं जो कि टीन एज के बच्चे आते हैं, एडोलेसेंस एज के बच्चे, और बहुत ही संवेगात्मक रूप से उनका जो इस तरह उनका बहुत ही डेवलपमेंट होता है। हमें उन्हें बहुत ध्यान देना है और उनके लिए एक ऐसा वातावरण स्कूल में हमें माहौल बनाना है जिससे कि उन्हें कोई परेशानी न हो, हम उनको वातावरण हो। और हम स्कूल में जाके कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि फियरलेस है और वो अपनी बातें खुल करके हम शिक्षकों के साथ साझा करें और हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा पाठ्यक्रम है हम उसको अच्छे से लागू करें और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें कि वो शैक्षिक कार्यक्रम के अलावा और भी चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो सके, इससे उनका सर्वांगीण विकास होगा। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। बिल्कुल, शैक्षिक कार्यक्रम में उनका लगाव हो, भागीदारी हो। अपना नाम बताएंगे और स्कूल का नाम बताएंगे। सर, मैं प्रियंका सिंह, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल टीचर। आप सर, आप बताएंगे अपना नाम। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं कहना चाहूँगी, मैं रेनू बर्णवाल कुम्हरलाल स्कूल के क्लास में। सर, ये जो उन्नयन कार्यक्रम था बड़ा ही अच्छा माहौल क्रिएट किया। कहीं ना कहीं हम लोग जो ट्रेनिंग लेने आए थे और वो जो ट्रेनर हमारे थे उनके बीच आपस में ऐसा माहौल था जैसे लग रहा था कि नहीं, हम लोग बहुत सीखने वाले हैं और क्योंकि ये प्रशिक्षण के रूप में कार्य करके एक कार्यशाला हो गया जिसमें दोनों लोगों की भागीदारी
जहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं स्कूल से, वहाँ पर हमारे बच्चे आते हैं जो हमारे कल के नागरिक है, जो हमारे भविष्य है, और उनको प्रशिक्षित, उनको तरह तरह की ऐसे चीज़ों के बारे में बताया गया सर इस प्रशिक्षण में, ताकि हम डर माहौल डर का जो माहौल हो सके, और बच्चों में जो तरह तरह की प्रवृत्तियाँ निकल रही हैं, उनकी भावनाओं को समझना, उनको हम अच्छे तरीके से प्रबंधित कर सकें, ताकि हमारा देश आगे की ओर बढ़े, हमारा भविष्य आगे की ओर बढ़े, और बच्चों को हम अच्छे तरीके से समझ पाए, ताकि अच्छी सोच उनके अंदर विकसित हो और एक अच्छे समाज का निर्माता वो बन सके भविष्य में। बिल्कुल, एक अच्छे समाज के निर्माता के तौर पे आप सब यहाँ प्रशिक्षण लेकर जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब जो इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस उन्नयन कार्यक्रम के माध्यम से आपने जो कुछ सीखा है, बच्चों को बेहतर भविष्य निर्माण के लिए भी एक सहायक के रूप में जाने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? अपना नाम बताएंगे, स्कूल का नाम? जोहार, मैं सुशीला कुमारी, +2 हाई स्कूल कुम्हालालो से हूँ। इस उन्नयन प्रशिक्षण से मैं काफ़ी व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित हुई हूँ। मेरे अंदर कई प्रकार की हलचल गतिविधियाँ चल रही थी, अंदर ही अंदर मैं संघर्ष कर रही थी। कुछ वैसे प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों का समाधान यहाँ जितने भी हमारे साथी सहयोगी, उन सभी से मैंने चर्चा की और वो मुझे उस परिस्थिति से उबारे। शिक्षा एक सामाजिक रूप है, जहाँ जैसा शिक्षा, जहाँ जैसा समाज, वहाँ वैसी शिक्षा का संबंध कहीं ना कहीं सामाजिक परिवेश से है। और हम ग्रामीण क्षेत्र में अभी समाज का बोलबाला है, समाज में जो कुरीतियाँ हैं, रूढ़िवादिता है, वो अभी भी है पीछे, और हमको लगता है वो रूढ़िवादिता है क्योंकि हम पढ़ लिए हैं, अभी उनको पता नहीं है, इसलिए हम उनको रूढ़िवादिता कर सकते हैं। पर एक सब लचीला और फ्लेक्सिबिलिटी, इस उन्नयन प्रशिक्षण में आकर मुझे फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आया है मेरे अंदर। मैं कैसे बच्चे को, तो मैं क्योंकि मैं बच्चे से बात करती हूँ पर पेरेंट्स के साथ जब मैं मिलती हूँ तो शायद मुझे लगता था कि मैं उनको अपने अच्छे तरह से नहीं काउंसलिंग कर पाती थी, अपनी बातों को सही ढंग से नहीं रख पाती थी। पर यहाँ पे आकर के लोगों का कथन, हम लोग आपस में जो चर्चाएँ की, उनसे मेरे अंदर के बहुत सारे डाउट क्लियर। अब लगता है कि हमारे आसपास ग्रामीण परिवेश के जो भी बच्चे हैं या पेरेंट्स, सब हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे, और जब हमारा विकास होगा तभी वो एक ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, फिर नेशनल, फिर बात आएगी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय तक। और जब ये सभी सीढ़ियाँ पराक्रम क्रियान्वयन होगा तभी हमारा ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का सपना, हमारा रूट जमीनी स्तर से साकार होगा। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस आप सबकी बातों से ये प्रतीत होता है कि आप सब ने इस उन्नयन प्रशिक्षण को काफ़ी जिया है और काफ़ी गंभीरतापूर्वक लिया है, और हम लगता है कि आने वाले समय में आप अपने बच्चों को भविष्य को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं, और इस उन्नयन प्रशिक्षण के माध्यम से भी उन्हें एक अच्छा संदेश, अच्छा शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस उन्नयन प्रशिक्षण में इतने अच्छे से भागीदारी लिया, निभाया, और आने वाले समय में अपने बच्चों को के लिए काफ़ी गंभीर महसूस कर रहे हैं, दिख रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, अब आँख मलने लगा है। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। हम सब आए, उन्नयन प्रशिक्षण को पाए, हम
दूसरे से भी सीखा, ऐसा माहौल देखो साथ होने लगा है। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। आगे का लाइन समर्पित है हमारे विद्वान ट्रेनर्स को। ट्रेनर्स ने दिया प्रशिक्षण, जमकर दिया है प्रशिक्षण। ट्रेनर्स ने दिया प्रशिक्षण, जमकर दिया है प्रशिक्षण। हमने भी की कॉपरेशन, डाल दिया इम्प्रेशन। हमने किया कॉपरेशन, डाल दिया इम्प्रेशन। राष्ट्र निर्माण की ओर कारवां चलने लगा है। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। धन्यवाद सभी मित्रों को। मेरी बात को यूं हंसी में न डालो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो। मोहब्बत से तुम जिंदगी को सजा लो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो। चाहता हूँ सबसे पहले राग मालकोस का हम लोग कुछ थोड़ा सा आलाप करते हैं, उसके बाद फिर हम जिसको चलेंगे। बिना पानी मुझे भर दे माँ, बिना पानी मुझे भर दे माँ, माँ तू तार दे तेरे पग बंदर, माँ तू तार दे तेरे पग बंदर, माँ तू तार दे तेरे पग बंदर। मन मानस में अमर प्रेम की सरिता मधुर बहा दे माँ, तू सप्त स्वरों की सरगम गूंजे, स्वर संगीत
रे सानी राम गम गमा तू वाह बहुत